हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ को रिवाइज पीवाई क्यूज़ रिवाइज करने स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये मैथमेटिक्स की 8th क्लास है। अभी तक अगर आपने कोई भी क्लास को मिस किया है तो आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। देखिए प्लीज़, इस सीरीज से जुड़िए। इससे जुड़ने का आपका फ़ायदा होगा कि आपका हर क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाओगे। उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। शैलजा एक स्टूडेंट है जो विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम उनसे पूछे कि 4 क्या होता है तो वो 2+2 भी बता सकती हैं और 1+3 भी बता सकती हैं। आपको बताना है वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। ठीक है, शैलजा कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, वो 4 को ऐसे डिफाइन करती हैं और ऐसे भी कर सकती हैं। आपको बताना है इन विच डेवलपमेंटल फेज ऑफ नंबर इज शी। ठीक है, क्या वो परिमाणात्मक अवस्था पर है, क्वांटिफाइंग फेज पर, विभाजनात्मक अवस्था पर, पार्टीशनिंग फेज पर, गुणनखंडीय अवस्था फैक्टरिंग फेज पर, या संक्रिय अवस्था ऑपरेटिंग फेज पर। तो देखिए, वो डिफाइन कर पा रही हैं, वो बता पा रही हैं कि 2+2 भी 4 होता है, 1+3 भी 4 होता है, 5-1 भी 4 होता है। तो वो बेसिकली ऑपरेशन कर 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 बता सकती हैं। ऑपरेशंस आपको पता है ना, मैथ्स में प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशंस बेसिक होते हैं। तो वो कौन सी स्टेज पर है? वो है ऑपरेटिंग फेज पर। ठीक है, वो नंबर्स की ऑपरेटिंग फेज पर है, वो संक्रिय अवस्था पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 का एक बच्चा है। ठीक है, वो 482 मतलब 482 पढ़ लेता है, लेकिन राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। तो यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? अ चाइल्ड ऑफ क्लास थर्ड रीड करता है 482 को राइटली। ठीक है, करेक्टली कर लेता है, पर राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये टीचर को कहाँ इंडिकेशन दे रहा है? क्या इंडिकेशन दे रहा है? वो अटेंटिव नहीं है क्लास में, केयरलेस लिसनर है, मीन्स कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। वो केयरफुल लिसनर है लेकिन उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है। या फिर वो कंफ्यूज है, किस में? एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में। या फिर टीचर को उसको तब पढ़ाना चाहिए जब वो इजीली अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एबल हो जाए। तो बताइए क्या दिखाता है वो टीचर को? देखो, अगर वो क्लास में कंसंट्रेटिव नहीं होगा, अटेंटिव नहीं होगा, तो वो ध्यान से सुनेगा नहीं, है ना। ध्यान से कैसे सुनेगा? लेकिन उसने प्रोनाउंस तो सही किया ना, है ना, प्रोनाउंस तो सही किया। तो वो बच्चा क्या है? वो बच्चा एक अच्छा लिसनर तो है, केयरफुल लिसनर तो है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है। मीन्स उसको वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो ये होते हैं ना स्थानीय मान, इनकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, बाकी वो बच्चा एक अच्छा या केयरफुल लिसनर हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। मीन्स वो ये प्रोसेस अपनाती है। टू इंट्रोड्यूस सब्ट्रैक्शन, 2 डिजिट की सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए क्लास थर्ड में टीचर ये प्रोसेस अपनाती हैं। प्रोसेस देखें कि प्रोसेस क्या है। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। रिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद अंडरस्टैंडिंग द प्लेस वैल्यू सिस्टम। यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। टैली मार्क को यूज़ करती हैं ये दिखाने के लिए कि हम स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर अंडर ईच कॉलम ऑफ प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करती हैं। आप बताओ, इस स्थिति में या इस सिचुएशन में या इस पार्ट से जो शिक्षक है वो किस चीज़ का विकास कर रही हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, वो पहले सिस्टम कॉन्सेप्ट पे जाती हैं, देन ऑपरेशन सिखाती है, देन एलोगरिथम करती हैं। ठीक है,
ऑपरेशन, सिस्टम कॉन्सेप्ट या एलोग्रिथम। एलोग्रिथम, सिस्टम कॉन्सेप्ट या ऑपरेशन। सिस्टम कॉन्सेप्ट, एलोग्रिथम, ऑपरेशन। व्यवस्था संकल्पना, संक्रिया या परिकलन प्रक्रिया। संक्रिया, व्यवस्था संकल्पन, परिकलन प्रक्रिया। परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था संकल्पना, संक्रिया। व्यवस्था संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया या संक्रिया। तो आप बताइए, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। वो पहले सिस्टम कॉन्सेप्ट, देन एलोग्रिथम, देन ऑपरेशन। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये आई कैन से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सीटेट में देखने को मिलेगा। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? ये कैसा क्वेश्चन है? Which two number when multiplied give the product 24? This question is what kind of question is that? क्या ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है? अल्टरनेट क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि एक डेफिनेट आंसर है? यह बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। सजेस्ट जर्नल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी टू द चाइल्ड सो दैट ही और शी कैन आंसर करेक्टली। या अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की हेल्प करता है। तो देखिए, इसमें टीचर ने सिर्फ ये पूछा कि दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल आता है। ठीक है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं बताई ना कि 3 8 ही 24 होता है। नहीं, उन्होंने सिर्फ दो संख्याओं का नाम लिया। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अभी इसका आंसर 12 × 2 भी हो सकता है, 3 8 भी हो सकता है ना, 4 6 भी हो सकता है। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो ये होते हैं ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड कब होता? जब टीचर सीधा सीधा पूछ लेती कि 8 3 क्या होता है ना, तो वो क्या होता? क्लोज एंडेड, क्योंकि उसमें सीधा सीधा हमें यही बताना था कि 24 होता है, एक ही आंसर था। और ओपन एंडेड कौन से होते हैं? जिसमें मल्टीपल ऑफ आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थी 1/2 भाग 1/3 समस्या को ना इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इनको यही प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दी जाती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th वो एबल है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल नहीं है कि हाउ मैनी 1/3 केक पीसेस आर देयर इन हाफ केक। ठीक है, अभी इसका रीज़न क्या होगा? क्या उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई है उस एज तक या उस क्लास तक, या फिर समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, या जो प्रॉब्लम दी गई है वो उनके लिए बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम है, या फिर भिन्नों पर संक्रियाएँ जो पढ़ाई गई हैं, मीन्स जो ये ऑपरेशन सिखाए गए हैं फ्रैक्शन पर, वो विदाउट कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन और लैंग्वेज सपोर्ट के सिखाई गई हैं। उनको प्रॉपर अच्छे से मतलब भाषा की सहायता के बिना ही ये चीज़ें सिखाई गई हैं। या स्टूडेंट्स आर नॉट एबल, स्टूडेंट्स एबल ही नहीं हैं मैथमेटिकल इक्विवेलेंस मतलब समझने में। ठीक है, गणितीय तुल्यता को समझने में वो लोग एबल ही नहीं है। तो बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, उनको जब ऑपरेशन सिखाए हैं तो ऑपरेशंस तो उनको सिखा दिए, लेकिन उनको हो सकता है ना कि उनको वर्ड प्रॉब्लम ना सिखाई हो, है ना। सिंपल ये चीज़ सॉल्व करना बता दिया, लेकिन ये भी तो बता सकते थे ना वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ऑपरेशन और फ्रैक्शन सिखाए गए हैं लेकिन विदाउट लैंग्वेज सपोर्ट और कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को संवृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। मीन्स उन्हें हमेशा ना ऐसे पजल टाइप क्वेश्चंस देंगी पैटर्न वाले कि आप इनसे और मतलब ऐसी प्रॉब्लम लिख देती हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इसका आंसर करो। ठीक है, ऐसे ऐसे जो प्रश्नों की ये सेट दे रही हैं उससे विद्यार्थियों का क्या अवलोकन करती हैं, या विद्यार्थी इससे क्या अवलोकन मतलब विद्यार्थी इससे क्या सीख सके, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुना किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। जब एक भाजक की घात में 10 से घटत और दूसरे की घात में, घात होती है पावर में, बढ़त कर दी जाती है तो गुणनफल समान रहता है।
यदि भाजक और भाज्य दोनों की जो पावर है उसको 10 से बढ़ाया या घटाया जाए तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाएं तो भागफल भी 10 की घात से घट जाता है। तो देखिए बच्चे इस पैटर्न से क्या सीख रहे हैं। बच्चे इस पैटर्न से सीख रहे हैं कि अगर हम लोग भाजक और भाज्य दोनों की पावर में से 10 को चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं तो भागफल जो होगा वो समान रहता है। इफ़ द डिवीजर एंड द डिविडेंड आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पावर ऑफ 10 तो क्वोशंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। ये पियाजे का बिलीव था दैट लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सोशल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड अ मैथमेटिक टीचर जो उनकी इस थ्योरी को बिलीव करता है तो वो क्या, मतलब उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, वो टीचर कक्षा में बहुत सारे असाइनमेंट्स देगा, बहुत सारी लैब एक्टिविटी करवाएगा, या फिर ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप प्रोजेक्ट देगा, या विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देगा, या चॉक एंड टॉक मेथड अपनाएगा। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हो सोशल इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सोशल इंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों का जो सोशली डेवलपमेंट होता है वो कभी होगा जब वो ग्रुप में कोई काम करेंगे, है ना। क्या होगा, उन लोगों में एक दूसरे को सुनने की भावना आएगी, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे और आइडियाज़ ले लेकर आएंगे। तो सामूहिक अगर बात करते हैं कि सोशल इंस्ट्रक्शन की, तो फिर इसमें क्या आएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट या ग्रुप डिस्कशंस आएंगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदीप कोई स्टूडेंट है, उसको एक टूटा हुआ रूलर मीन्स स्केल दिया है और उनसे बोला कि इस रूलर पर, इस स्केल पे 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वो रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर का साइन लगा देता है। तो आप बताइए क्या उनका आंसर ठीक है। हाँ, आंसर ठीक है क्योंकि उसने 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित कर दिया। इज करेक्ट एज ही राइटली पॉइंटेड आउट द मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द रूलर। गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 to 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को शो कर रहा है। डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ पॉइंट को दिखा रहा है, इसीलिए आंसर गलत बता रहे हैं। या फिर करेक्ट है एज द रूलर, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसको 2 और 7 से मतलब 2 और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो डिज़ायर्ड मार्क है, वांछनीय चिन्ह है। ठीक है, या फिर इज रिफ्लेक्टिंग दैट ही हैज़ द मिसकंसेप्शन है उसको, दैट 5 सेंटीमीटर रेफर्स टू अ पॉइंट एंड नॉट अ लेंथ, कि 5 सेंटीमीटर उसने एज अ पॉइंट दिखाया है, ना कि लेंथ के रूप में दिखाया है। तो बताइए उनका आंसर सही है या नहीं। उनका आंसर सही है। हमने सिर्फ उनसे यही तो पूछा ना कि 5 कहाँ है, वो करेक्टली है। क्यों, क्योंकि उन्होंने राइटली पॉइंटेड किया है 5 सेंटीमीटर को रूलर के ऊपर। तो उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को नहीं समझ पा रही, मीन्स ऑड इवन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रही हैं। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कुछ 20 कंकड़ लेती हैं और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहती हैं, मीन्स पेयर बनाने के लिए कहती हैं। साथ में 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहती हैं, जिनके जोड़े बन गए हैं और जिनके नहीं बन पाए हैं। ठीक है, अभी आप हमें बताओ कि उमा किस तरह की स्टूडेंट है। क्या एक वो विजुअल लर्नर है, चाक्षुष शिक्षार्थी है, काइनेस्टिक लर्नर है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, ऑडिटरी लर्नर है, श्रव्य शिक्षार्थी है, या वो नीड्स पर्सनल अटेंशन, या उन्हें व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। देखिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हैं, तो टीचर क्या लेकर आई, 20 पेबल्स लाई, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाई, पेयर बनाने को बोला। फिर उन्हें ये भी बोला 1 to 20 के बीच में काउंट करके देखो किन के पेयर बने हैं और किन के नहीं बने हैं। तो ये एक्टिविटी स्पेशली उनके लिए हुई ना, सिर्फ उमा के लिए। तो वो किस तरह की स्टूडेंट है, उन्हें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। Rubrics of assessment for the geometry lesson on points and lines in class 4 shall be। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है।
कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, कैन मार्क अ पॉइंट, कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ एक्यूरेटली। सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। कैन मेजर द लाइन इन सेंटीमीटर एंड इंचेस एक्यूरेटली, कैन नेम द लाइन ऑल्सो। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत्य बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। कैन मेजर द लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर्स इंचेस एक्यूरेटली एंड कैन मार्क पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। रेखा किरण और रेखाखंडों में अंतर बता सकता है और उन्हें डिफाइन भी कर सकता है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा उनकी असेसमेंट का। हाँ, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वो रेखा किरण और रेखाखंड इनमें जो डिफ्रेंशिएट होगा इनको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और इनको अच्छे से डिफाइन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से क्वाड्रिलेटर को डिफाइन करने के लिए कहती है, जैसे कि भुजाओं का प्रयोग करके क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कोनों का प्रयोग करें तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, डायगोनल्स का यूज़ करें तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है। तो इसमें टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, एक्सप्लोर द वेरियस डेफिनेशन, या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उन्हें क्वाड्रिलेटर समझाना, उनको हेल्प करना मेमोराइज ऑल द डेफिनेशन, उनको सारी डेफिनेशन लर्न करने में हेल्प करना, या हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रिलेटर बेस्ड ऑन डेफिनेशन, या परिभाषाओं पे आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए इसमें टीचर क्या सिखा रही है, इसमें टीचर क्वाड्रिलेटर को मतलब भुजाओं का यूज़ करके क्वाड्रिलेटर क्या होता है, ठीक है, एंगल्स को यूज़ करके क्वाड्रिलेटर क्या होता है, डायगोनल्स को यूज़ करके। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बेसिकली आपको सिखा तो क्वाड्रिलेटर ही रही है ना। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको क्वाड्रिलेटर समझाने की कोशिश कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और देखते हैं कि ये तो सेम है, इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस केस में वो वेन हीले के अनुसार मतलब कौन से स्तर के विद्यार्थी हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन चाक्षुषीकरण, एनालिटिक विश्लेषणात्मक, इनफॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक निगमन, डिडक्शन निगमन स्तर पर। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब स्टूडेंट्स को बोला गया कि रिलेशन बताना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का। डिफरेंट उन्होंने फिगर्स बनाई, एंगल्स को मेजर किया और यही पाया कि वो क्या थे, मतलब इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वो एनालिटिकल कर पाए ना, विश्लेषण कर पाए, तो वो इस स्तर पर है। ठीक है, एनालाइज कर पाए वो उस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट पे चलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्टाइल, उच्च क्रम्य चिंतन कौशल। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स एंड फॉर्मूलाज की, या नॉलेज ऑफ एलोग्रिथम की, या नॉलेज ऑफ सिंबल एंड डायग्राम की, या नॉलेज ऑफ सम डिग्री एंड कॉग्निटिव एफर्ट्स की। तो देखिए वो करते हैं डिमांड नॉलेज ऑफ सम डिग्री ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट्स की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोगों ने डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब भी हमने पढ़ा होता है ना। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग द ऑफ डाटा एनालिसिस इज। क्या मतलब प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, या फिर वर्क पहेली, या फिर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं उससे डाटा हैंडलिंग का अच्छा पता लगता है। तो डाटा हैंडलिंग पे अगर हमें कोई असेसमेंट करनी है तो हम ये मतलब सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बच्चे को देकर पता कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब भी फेस्टिवल सीज़न होता है तो सेल वगैरह लगती है
है ना, मार्केट में काफ़ी चीज़ों की सेल लगती है। तो क्या था कि त्योहार के समय पे कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर डिस्कशन स्टार्ट हुई क्लास में। अभी इस डिस्कशन कक्षा में इस तरह की डिस्कशन क्या है? क्लासरूम डिस्कशन वॉज इनिशिएटेड इन क्लास 5th ऑन सेल इन फेस्टिवल सीजन ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह की डिस्कशन क्लास के लिए क्या है? एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। मीन्स हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, एक दूसरे को ओपिनियन को सुनो और एनकरेज देम टू प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट। ऐसी डिस्कशन की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इससे शोर होता है क्लास में। देखो ये तो फुल ऑन नेगेटिव है, इसको तो छोड़ दो। हेल्प द स्टूडेंट टू एनहांस दियर डिबेटिंग स्किल, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। 1 मिनट के लिए इसको रखो। स्टार्ट हीटेड आर्ग्यूमेंट इन क्लास एंड स्पॉइल्स द एटमोसफेयर ऑफ द क्लास, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को ख़राब करती है। अगेन नेगेटिव, इसको भी छोड़ो। अभी फर्स्ट और थर्ड में से हम बेस्ट वन को चूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, अपने ओपिनियन रखेंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, और टेलीग्राम के हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। अच्छे मार्क्स से देखिए अपना सीटेट क्वालिफाई करें, आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।